हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, इस पेन को हमने अपनी बालों पर ऐसे स्क्रैच किया, जैसे ही इसको हम स्क्रैच करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसको हम कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों के पास जैसे इसको लेके जाएँगे तो क्या करता है ये छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। आकर्षित करने लगता है तो इसमें क्या होता है तो हम कहते हैं कि इसमें एक वैद्युत का गुण आ जाता है क्योंकि वैद्युत की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसको वैद्युत बोलते हैं। यानी जो उसका गुण होता है उसको वैद्युत बोलते हैं। और उस वस्तु को वैद्युतमय वस्तु बोला जाता है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी? वैद्युत आवेश की परिभाषा होगी कि यदि किसी वस्तु में वैद्युत तथा चुंबक का क्योंकि चुंबक का एक क्वालिटी होता है यानी उसका एक गुण होता है कि वो भी क्या होता है चुंबक चुंबक को आकर्षित करता है या किसी वस्तु को आकर्षित करता है या चुंबक लोहे को आकर्षित करता है या लोहा चुंबक को आकर्षित करता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वैद्युत आवेश की परिभाषा होगी कि जब किसी वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोला जाता है। यानी इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब किसी वस्तु में वैद्युत तथा यानी इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि यदि किसी वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोला जाता है। यानी ये एक पेन है, ये अपने से हल्की वस्तु को अगर अपनी तरफ आकर्षित करता है तो इसमें हम बोलेंगे इसमें वैद्युत का गुण आ रहा है। तो जब ये गुण किसी वस्तु में उत्पन्न होने लगता है, ये अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत आवेश बोलते हैं। वैद्युत आवेश मुख्यतः 2 तरह का होता है। एक धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ठीक? अब समझते हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश यानी एक प्लस चार्ज होता है और दूसरा ऋण चार्ज होता है यानी माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ कि सिंपली समझिए कि जैसे अगर किसी के पास पैसा है वो दान कर रहा है यानी किसी को देगा तो क्या होगा वो धनी होगा। यानी इसके पास पैसा होगा तभी इसके पास धनात्मक चार्ज है यानी इसने किसी को चार्ज दिया है यानी जो दान करेगा उसको क्या बोलते हैं? उसके पास कौन-सा चार्ज आता है? धनात्मक होगा। मान लीजिए ये एक पेन है, इसको हमने इस पे स्क्रैच किया। जैसे ही हम इसके स्क्रैच करेंगे, तो आपको पता है कि जब किसी वस्तु की अवस्था को चेंज किया जाता है, यानी अवस्था को परिवर्तित किया जाता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब हो गया ताप, दाब आदि में जब इसमें परिवर्तन किया जाएगा, तो ये क्या होगा? इसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन या तो इसमें चले जाएँगे या इस वस्तु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएँगे। तो ये क्या होता है? जिसके इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएँगे, यानी अगर जो देगा यानी मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसने दिया तो इसके ये क्या होगा? ये धनात्मक हो जाएगा और इसने ग्रहण किया तो ये क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा। सीधी-सीधी बात है कि अगर जो आप जिसको आप पैसा दे रहे हैं, तो आप क्या हो गए? आप धनी हो गए और जो लेगा वो आपका क्या हो गया? ऋणी हो गया। तो हम समझेंगे कि धनात्मक आवेश का मतलब ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक? और ये ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी धनात्मक आवेश यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 तरह का होता है। पहला नंबर होता है धनात्मक आवेश और दूसरा नंबर ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा
उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक आवेश बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा, धन का चार्ज आएगा। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋण चार्ज आएगा। अब इनके हम क्वालिटी को पढ़ते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि अगर प्लस और प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे से नजदीक लाते हैं तो क्या होगा, इनमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये सजाती होते हैं। अगर माइनस और माइनस चार्ज यानी प्लस और प्लस चार्ज को और माइनस चार्ज को एक दूसरे से नजदीक मिलाएंगे तो ये किस तरह का काम करते हैं, सजातीय। और इसमें कौन सी क्वालिटी आ जाती है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दूसरी कंडीशन बनती है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसकी बनती है कि मान लीजिए माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को एक दूसरे से नजदीक मिलाएंगे तो ये कैसे कैसे चार्ज है, ये विपरीत चार्ज है, विपरीत चार्ज। तो विपरीत होने की वजह से इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण। फिर से एक बार इसको समझते हैं। पहली चीज होती है कि यदि किसी वस्तु में क्या हो, वैद्युत का गुण पाया जाए या चुंबक का गुण पाया जाए। वैद्युत का गुण का मतलब हो गया कि अगर वो अपने से हल्की, वैद्युत की परिभाषा यही होती है कि यदि किसी वस्तु में अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये वैद्युत का गुण है। और जिस वस्तु में ये गुण पाया जाता है उसको वैद्युतमय वस्तु बोला जाता है। तो ये क्वालिटी जिस वस्तु में होती है यानी वैद्युत की और चुंबक की, तो उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश बोला जाता है। यानी या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसको वैद्युत आवेशित वस्तु बोलते हैं, ठीक ना। और दूसरी चीज होती है कि वैद्युत आवेश दो तरह का होता है। पहला नंबर है धनात्मक आवेश, दूसरा नंबर है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। धनात्मक आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो क्या, उस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उस पे प्लस चार्ज आएगा यानी धनात्मक चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पे माइनस चार्ज आएगा यानी वो ऋण हो जाएगा। सीधे सीधे अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब आप धनी हैं, तो आप वो आपका ऋण हो जाएगा। उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, वो माइनस चार्ज आ जाएगा। और आप अगर देंगे तो आपके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक ना। दूसरी चीज होती है इसकी क्वालिटी क्या है, अगर प्लस और प्लस यानी मान लीजिए हम, ये हमारे पास दो सिस्टम है, समझिए ध्यान से इस चीज को, ठीक। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि जैसे आप, ये एक पदार्थ है, ठीक है। इसको आप किसी इसकी अवस्था को जो हमने चेंज किया, अवस्था चेंज होने का मतलब मैंने आपसे बताया कि अवस्था परिवर्तन का मतलब है तो होता है ताप दाब आदि में जब इसकी परिवर्तन किया जाता है तो इसकी अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे ही अवस्था इसकी चेंज हो जाएगी तो इसमें क्या होंगे, इसके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो जब ऐसे ही ये सपोज कर दीजिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो इस पे चार्ज एक आया, ये प्लस चार्ज लेके चल रहा है। ये एक हमारा एक पदार्थ है, किसी भी धातु का हो सकता है। ये एक पदार्थ है, इस पे कौन सा चार्ज चल रहा है, प्लस चार्ज है। और सपोज करिए कि यहाँ पे एक पदार्थ है, उस पे भी ऑलरेडी प्लस चार्ज है, क्योंकि सपोज कर लीजिए कि इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है। मान लीजिए इस पे प्लस 2 है और इस पे प्लस 1 है। अब इन दोनों को जैसे ही हम एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का देंगे। और जैसे ही सपोज करिए अगर यहाँ पे एक चार्ज हुआ जिसपे -1 है और दूसरा चार्ज हुआ -2, यानी एक वस्तु पर -1 चार्ज आया है और दूसरी वस्तु पर -2 चार्ज आया है। इन दोनों को एक दूसरे से नजदीक लाएंगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेलेंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर अब इसके इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनती है, सपोज कर लीजिए कि एक चार्ज प्लस है और दूसरा क्या हो गया, दूसरा माइनस हो गया। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि आवेश का गुण होता है, इसकी एक क्वालिटी है कि अपने
चलिए आगे देखते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आवेश के लिए एक सूत्र होता है, इसका फार्मूला है, सूत्र इसका क्या है, Q इक्वल टू एन ई होता है। Q इक्वल टू एन ई होता है। अब देखिए ध्यान से, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। इसका मात्रक आपको बता दिया है, कूलाम किया जाता है, इसका मात्रक ये होता है। सबसे पहले यहाँ बता दें कि जहां n इक्वल टू, n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर, E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यानी आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश के लिए फार्मूला होता है Q बराबर Ne। और n, जहां n क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को इंडिकेट करता है। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और E की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, ये एक फार्मूला है, इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए, हमने एक अभी फार्मूला पढ़ा, Q इक्वल टू एन ई होता है, जहां n क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। E की वैल्यू आप सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कर रही है। तो यानी इस पर क्या पता करना है, हमको आवेश पता करना है। इतने इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको पता हो गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इतना है। और इस पर क्या पता करना है, आवेशों की संख्या हमको पता करनी है। यानी यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या चीज दी गई है, दिया है पहला नंबर n की वैल्यू दी गई है 12.5 × 10⁻18। ठीक, और आपको पता है कि E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 कूलाम। ठीक है, E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इसके बाद हमको पता करना है Q इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है Q इक्वल टू एन ई होता है। n की वैल्यू आपको पता है 12.5 × 10⁻18, मल्टीप्लाई करना है इसमें, E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे -1 आएगा, यानी 12.5 × 1.6 × 10⁻⁻1। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग 2.0 कूलाम के बराबर होगा। यानी Q की वैल्यू क्या होगी, 2.0 कूलाम। अब इसको समझते हैं एक बार फिर से। ये दिया हुआ था कि इतने इलेक्ट्रॉन के आवेशों की गणना करना है, इतने इलेक्ट्रॉन के आवेशों की गणना करना है। तो इतने इलेक्ट्रॉन है और इस पर आवेशों की गणना करनी है। n की वैल्यू दे दी गई है, इतने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और Q इक्वल टू वाट, Q पता करना है। दूसरी चीज यहाँ पे इस फार्मूला आपको पता है, फार्मूला इसका ये क्या है, एक सूत्र है, यानी
ये फार्मूला है, सूत्र क्या है, Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम कूलाम के नियम को पढ़ते हैं। कूलाम का नियम, हम आपसे बता दें कि जो Q होता है, Q की बीमा क्या होती है, A और T। इसको आप लोग याद रखिएगा, Q की बीमा क्या होती है, बीमा A और T होता है। कूलाम का नियम हमको पढ़ना है। कूलाम का नियम जो होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। अभी तक हमने आवेश को पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम के नियम को। तो ये मान लीजिए यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है, B है। यहाँ पे हमने एक आवेश को रख दिया Q1 और दूसरे पॉइंट पे हमने रख दिया क्या, Q2। दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 को एक फिक्स दूरी यानी r के बीच में रखा जाता है। तो क्या हुआ, कूलाम का नियम अब समझिए कि कूलाम का नियम कहता है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं, r दूरी पर यानी दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से अगर r दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होगा, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब, इसको एक बार फिर से क्लियर करिए। ये देखिए, इसमें जो फोर्स कार्य करेगा इन दोनों के बीच में, ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर सजातीय आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर विजातीय आवेश होंगे यानी विपरीत आवेश होंगे, तो उसमें कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। वो आकर्षण बल, कूलाम ने नियम दिया कि इनके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, वो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये यहाँ पे रखा गया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुक्रमानुपाती भी बोला जाता है, समानुपाती भी बोला जाता है। तो F इक्वल टू, समानुपाती का साइन हटेगा तो आएगा A Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। देखिए A क्या है, यहाँ पे A का मतलब हो गया, A एक समानुपाती नियतांक है या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। समानुपाती A एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ए क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, ए की वैल्यू होती है, ए को और हम इंडिकेट करते हैं 1। ए इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, एक ए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 को क्या बोला जाता है, एक ये फिक्स वैल्यू है, या एक को ये चीज लिखा जाता है, एक जहां एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। जहां एप्सिलॉन 0 को क्या बोला जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये निर्वात के लिए है। अगर सपोज करिए, जैसे मान लीजिए अगर ये दो दो आवेश किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित हो, किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित होते हैं, तो उसके लिए F का जो फार्मूला होता है, यानी इनके बीच जो फोर्स कार्य करेगा, फोर्स आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। इनके बीच में जो फोर्स कार्य करेगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए है, वायु अथवा निर्वात के लिए। ये किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए।
ठीक। दूसरी चीज होती है, ये पहली कंडीशन है कि कूलाम ने अपना नियम दिया। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश यदि किसी कोई दो स्थिर बिंदु आवेश कहीं भी स्थित हो, ब्रह्मांड में कहीं पर स्थित होते हैं, तो उनके बीच जो दूरी होती है r और जो उनके आवेश होते हैं, तो इसके लिए बताया गया कि उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, जब ये समानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ पे एक साइन आता है a की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कि निर्वात के लिए होती है। अगर ये पदार्थ यानी ए की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर ये निर्वात में नहीं होता है तो अगर ये निर्वात में नहीं होता है, मान लीजिए किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित हो, तो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कब, जब ये किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित हो। कब, जब ये किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित हो। अब आगे आइए देखते हैं इसको, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इस फार्मूले के लिए आपको जो एप्सिलॉन 0 दिया हुआ है, एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है, एप्सिलॉन 0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। किसी जो निर्वात वायु अथवा निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। ये के क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। मैं आपसे बता दूं कि इसमें के के लिए के के लिए हमको क्या क्या चीजें पता होती है कि निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है, वायु अथवा निर्वात के लिए के इक्वल टू 1 होता है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी पॉइंट इसकी होती है कि अगर के किसी जल के लिए के की वैल्यू क्या होती है 81 होती है, किसी धातु के लिए, तीसरी चीज क्या होती है, धातु के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और तीसरी पॉइंट आती है किसी परावैद्युतांक माध्यम के लिए, किसी परावैद्युतांक माध्यम के लिए, चौथी पॉइंट में किसी परावैद्युतांक माध्यम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, के इज ग्रेटर देन 1। यानी वायु वायु के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यानी 1 होता है। जल के लिए के क्या होता है, जल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 81 यानी 81 होता है। और किसी धातु के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी धातु अगर है कोई, क्या है, धातु है, तो धातु के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और किसी परावैद्युतांक माध्यम के लिए क्या होता है, परावैद्युतांक वैद्युतांक किसी परावैद्युतांक माध्यम के लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। क्या होती है, 1 से ज्यादा होगी। अब समझते हैं कि इसके लिए और सारी चीजें। अब मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले हम समझेंगे, हम अभी जस्ट इसके पहले मैंने एक फार्मूला पढ़ा था कि F इक्वल टू होती है ए, होता है ए Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। F की वैल्यू क्या, F का मतलब, F के फार्मूला क्या है, कूलाम ने अपना एक नियम दिया कि यदि को दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित होते हैं, अगर दो स्थिर बिंदु आवेश, तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है, वो क्या करता है, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे ए आता है, ए की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, अगर यही पदार्थ, यही दोनों आवेश अगर किसी परावैद्युतांक माध्यम में या किसी और माध्यम में रखे होते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए का फार्मूला पढ़ते हैं। ए का मात्रक क्या होता है, आपको पता है F है, F का मात्रक होता है, इसका हम मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन ही होता है। अगर इसकी हम बीमा समझेंगे तो इस फोर्स की, यानी कूलाम के नियम में ये जो फोर्स लगता है, इसकी बीमा होती है, बीमा, इसकी बीमा होती है MLT के पावर -2। ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है, MLT के पावर -2। दूसरी चीज होती है, हम ए के लिए पहले ए का मात्रक पढ़ते हैं। ए का मात्रक होता क्या है, ए का मात्रक कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं, नोट कर लीजिए।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए के मात्रक के लिए। तो हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू होता है A Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये क्या है? F का फार्मूला है। अब हम समझते हैं कि ए का मतलब क्या है। अगर हम किसी भी कोई भी नंबर हो, किसी भी चीज़ का अगर हमको मात्रक निकालना पड़ता है, मान लीजिए हमको ए का मात्रक निकालना है या फ़ोर्स का मात्रक निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम इसको लिखते कैसे हैं? अगर हमें ए की वैल्यू पता करनी है, तो हम इसको इसके पास भेज देंगे, इसको यहाँ भी भेज देंगे, तो ए अकेला बच जाएगा। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान में Q1 Q2, ठीक है? अपान में Q1 और Q2। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, आपको पता है F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और R का मात्रक क्या होता है? R क्या है? उनके बीच की दूरी थी, यानी 2 बिंदु आवेश थे, एक था Q1 और दूसरा था Q2। इनके बीच की दूरी क्या थी? R। अब एक बात जान लीजिए, जब भी किसी भी भौतिक राशि का हम मात्रक निकालते हैं, तो उसको एसआई पद्धति में एक्सचेंज करते हैं। हमेशा एसआई पद्धति का यूज़ किया करिए। कभी भी आपको कोई भी किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको मात्रक पता करना है, तो सबसे पहले सभी चीज़ों को आप एसआई पद्धति में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनके बीच की दूरी है, तो आपको पता है कि दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो यानी कि जो आर है, आर का मात्रक क्या होगा? आर भी इनके बीच की दूरी है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आपको पता है कूलाम, अभी मैंने आपसे बताया था कि क्यू एक आवेश है। आवेश मतलब किसी वस्तु में अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का अगर गुणा जाता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है? आवेशित हो गई है। यानी किसी भी वस्तु में अगर अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाए, तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या हो गई है? वस्तु में कौन सा गुण आ गया है? आवेश का गुण आ गया है। और आवेश का गुण क्या होता है? अपनी से हल्की वस्तु को अपनी तरफ खींचना होता है, ठीक है ना? तो आवेश का मात्रक अभी आपको बताया गया था कूलाम। यहाँ पे ये दूरी 2 बार हुई है, यानी स्क्वायर हुआ है, तो उसका स्क्वायर हो गया। आपको पता है एक कूलाम होगा, ठीक है? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम 2 बार है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका मतलब कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा? ए का। ए का क्या है ये? मात्रक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसकी बीमा। देखिए इसकी बीमा कैसे निकालते हैं, समझिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि बीमा मेन चीज होती है। कोई फार्मूला आप कभी भी एग्जाम में चाहे जब लगाइएगा, हमेशा कोशिश करिएगा कि उसकी बीमा जरूर लिखिएगा। अगर कोई फार्मूला आता है तो भी उसकी बीमा लिखिए। किसी का मात्रक लिखना है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे डेरिवेशन पूछा गया है, तो कोशिश करिए कि डेरिवेशन में आप बीमी विश्लेषण, क्योंकि इसी से आपको नंबर कलेक्ट होगा। जो जो पॉइंट आप कलेक्ट करके उसमें रखेंगे, तो उसी से आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है? ए है। अब आपको पता है न्यूटन की बीमा, ये न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, यानी फोर्स का मात्रक है। और फोर्स की बीमा होती है एम एल टी के पावर -2, ठीक है? इसकी ये बीमा होती है। आपको पता है मीटर को किससे इंडिकेट करते हैं? एल से इंडिकेट करते हैं। और है क्या? एल स्क्वायर है, ठीक है? एल स्क्वायर हो गया, L2। उसके बाद ये अपॉन में हो गया। और आपको पता है कूलाम की बीमा ए और टी होती है, ठीक है? कूलाम की बीमा क्या होती है? ए और टी होती है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि आगे देखिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मालूम है कि ये हो जाएगा यम एल टी। आपको पता है ये इसके अंदर जाएगा, तो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। जैसे मल्टीप्लाई करते हो आप, सेम वैसे ही रूल लगाना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यानी जुड़ेगा, इनकी घात क्या होती है? जुड़ती है। जितनी इनकी घात होती है, अगर दो, यानी जैसे आप आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, तो क्या हो जाता है? अगर दोनों नंबर एक हैं, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, लेकिन इनकी घात अलग अलग है, तो इसको हम लिखते हैं x के पावर m प्लस n, ठीक है? इसको क्या लिखा जाता है? x के पावर m प्लस n, ठीक। आगे क्या हो जाएगा? एम एल क्यूब टी के पावर -2। अब आप समझिए ध्यान से, टी के पावर -2, उसके बाद ये इसके पास जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो टी के पावर -3 इंटू ए के पावर -1, ठीक है? ये इसकी बीमा होगी। किसकी बीमा है? ए की। ए क्या होता है? ए का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए ये एक न्यूमेरिकल है जो कि कूलाम के नियम पे आधारित है। कूलाम का नियम अभी हमने फार्मूला पढ़ा। मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहले एक नोट पॉइंट नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, नोट में आप जानते रहिए कि जो ए होता है, जिसको क्या है, एक समानुपाती नियतांक होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, जो कि असमानुपाती का साइन हटने के बाद आता है। तो ए की वैल्यू जो होती है, ए की वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में अपान क्या, कूलाम, यानी कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? अब इसको प्रश्न पढ़िए ध्यान से। लिखा है कि दो छोटे गोले हैं, क्रमशः 1 × 10 के घाते -7 कूलाम तथा 3 × 10 के घाते -7 कूलाम का आवेश इन पर है और इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया है, रखा गया है। इनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात करना है। इनके बीच क्या पता करना है? इनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम, आपको पता है कि सबसे पहले हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं जो चीज दी गई होती है। क्या ज्ञात है हमको? हमको ज्ञात है कि Q1 की वैल्यू दी गई है, Q1 इक्वल टू 1 × 10 के पावर -7 क्या, कूलाम। ठीक है, Q2 की वैल्यू दी गई है 3 × 10 के पावर -7 कूलाम। ठीक है, एक चीज दिया गया है, इनके बीच की जो दूरी r इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सभी का मात्रक SI पद्धति में बदल के तभी सॉल्व करते हैं, और जो दूरी होती है, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है ना, तो दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, ये सेंटीमीटर में है। आपको पता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होंगे। कितने सेंटीमीटर में? 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि 15 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो 15 × 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 × 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमको मिलेगा 15 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर में 15 × 10 के पावर -2 मीटर मिलेगा। यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 × 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमको जो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है तो उसको किस फॉर्म में बदलना पड़ता है, उसको हमको बदलना पड़ता है किसमें, SI पद्धति में। तो अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। सूत्र क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे फार्मूला आपको पता है, F इक्वल टू इनके बीच लगने वाला यानी फोर्स को हमको फाइंड करना है, F इक्वल टू वाट। तो F इक्वल टू का फार्मूला होता है क्या, A × Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ए की वैल्यू पता है 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, यहाँ पे हम ए की वैल्यू भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितना है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 9, इसकी 9 × 10 कहते हैं 9। एक कूलाम की वैल्यू कितनी है, 1 - 7। ठीक।